नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.2 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, आज जो है शिक्षण कौशल की पहली क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियां। तो ये इस विषय की मेरी पहली क्लास होगी। यदि आपको ये चीज पसंद आएगी तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कहिएगा, बताइएगा, तब इस क्लास को और आगे किया जाएगा। ठीक है, तो आपके रिस्पांस के ऊपर ये क्लास आगे बढ़ेगी, अन्यथा की स्थिति में कुछ और विकल्प किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और आपको कैसा लगेगा ये जरूर बताइएगा। देखिए, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें शिक्षण विधियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और शिक्षण विधियां जो हैं वो क्या होती हैं पहले आप ये समझ लीजिए। तो नाम से ये स्पष्ट है, शिक्षण की विधियां मतलब अध्यापक जिससे जिन विधियों के माध्यम से शिक्षण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शिक्षण विधियां कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने अपने तरीके से बंटवारा किया है। आपको ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं कि पसंद आएंगी और अगर आती हैं तो जरूर बताइएगा। देखिए, ये मेरी पहली क्लास है तो मुझे भी ये डर लगा रहता है हमेशा कि पता नहीं क्लास आपके समझ में आएगी या नहीं आएगी। लाभकारी तो है क्योंकि इसमें जो चीजें मैंने लिखी हैं वो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और पूछी भी गई हैं। मेरी खुद की परीक्षा में इसी में से 2 प्रश्न आ चुके हैं। एक ही पहली बार में ही 2 प्रश्न आए थे इसी नोट्स से एकदम सीधे-सीधे। ठीक है? तो देखिए, मैंने थोड़ा-सा इसको बाँटा है और जिस तरीके से बाँटा है उसको आप समझिए। इसमें देखिए, संशोधन और एडिशन आप दोनों कर सकते हैं। कहीं कुछ सुधार की ज़रूरत है या कहीं कुछ कमी है, जोड़ना है उसको, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, शिक्षण विधियों को 2 तरीके से बाँटा, अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित। वे विधियाँ जिनमें अध्यापक क्रियाशील होंगे, वो कैसी होंगी, अध्यापक केंद्रित, और जिनमें छात्र अधिक क्रियाशील होंगे, वो छात्र केंद्रित। ठीक है? अब देखिए, अध्यापक केंद्रित में व्याख्यान विधि है, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि है, कहानी विधि है और पाठ्य पुस्तक विधि है। ठीक, और ऐसी विधियां जिनमें छात्र अधिक क्रियाशील होंगे उसमें देखिए, प्रयोगात्मक विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, खेल विधि, अन्वेषण विधि, किंडरगार्टन। देखिए, ये एक पद्धति है, ये कोई विधि नहीं है, ये एक पद्धति है और इसके जन्मदाता है फ्रॉबेल। यहां पर लिखना इसलिए आवश्यक था क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। किंडरगार्टन मतलब होता है बालोद्यान। फ्रॉबेल का मानना यह था कि उसमें आप एक बालकों का उद्यान हो, उसमें आप उन्हें छोड़ दीजिए, जहां पर ढेर सारे बालक हो, वो खेलें और स्वतः वहां पर सीखें। तो यही उनकी पद्धति थी किंडरगार्टन की। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। एक और स्थिति आती है जिनमें अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। जब दोनों सक्रिय होंगे तब क्या होगा, कुछ अध्यापक की सहभागिता होगी और बच्चों की सहभागिता होगी। तो इसमें कुछ विधियां आती हैं, कौन कौन सी हैं, वाद विवाद विधि है। इसमें क्या होता है कि 4-5 लोग आपस में बैठते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो उसमें अध्यापक छात्र दोनों की सहभागिता हो जाती है और इसके प्रवर्तक कौन है, प्लेटो है। तो देखिए, वाद विवाद के प्रवर्तक कौन है, प्लेटो है। तो आप ये चीज यहीं पर समझ गए। आगमन निगमन क्या है, इसको अभी हम लोग आगे समझने वाले हैं। इसके जन्मदाता कौन है, अरस्तु है। संश्लेषण विश्लेषण विधि क्या है, ये भी आगे पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, और प्रश्नोत्तर विधि क्या है, देखिए प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता सुकरात है और इन्होंने कहा है कि अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं, छात्र जवाब देते हैं। तो उसमें भी दोनों की सहभागिता हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक जो है लाभकारी विधि है। अब आगे चलिए, एक एक विधियां थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ विधियों को यहाँ पर नहीं बताया जाएगा जो बहुत महत्व की नहीं है। जैसे प्रयोगात्मक विधि में बहुत ज्यादा आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। समस्या समाधान विधि, इसमें क्या होता है कि समस्या को बच्चे के सामने रख दिया जाता है और बच्चा उसमें स्वतः जो है उसका समाधान करता है। जैसे आप जानते हैं सूझ का सिद्धांत, कोहलर सूझ का सिद्धांत, उन्होंने क्या किया, बंदर के सामने समस्या भी रख दी और समाधान भी रख दिया, वन मानुस के सामने। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने जो है अपना छड़ी जोड़ के और किसी तरीके से उसने केले को प्राप्त कर लिया। तो समस्या और समाधान दोनों उसके साथ रख दिया गया और उसने उसका हल निकाला। तो ये आपका समस्या समाधान विधि हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे चलिए, एक एक को थोड़ा सा समझते चलिए। व्याख्यान विधि में क्या होता है कि इसमें अध्यापक, ये बहुत प्राचीन विधि है, इसमें क्या होता है, अध्यापक खड़े हो जाते हैं सामने और अपना लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। सामने बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं बच्चे। उनकी जो जिज्ञासाएं मन में आती हैं वो शांत ही नहीं होती हैं। ठीक है, और कम समय में अधिक शिक्षण हो जाता है। तो ये होती है व्याख्यान विधि। तो ये जो है, इसमें क्या हुआ, शिक्षक ही तो सक्रिय रहे,
तो दोस्तों बिल्कुल ये शिक्षक आधारित विधि हो जाएगी। दूसरी है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन, कि अध्यापक कोई चीज दिखा भी रहे हैं और उसका व्याख्यान भी करते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा व्याख्यान विधि से और प्रभावशाली हो जाती है, और इसमें क्या होता है कि इसमें भी शिक्षक ही अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये आपके परीक्षाओं में इसी तरह से पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन सबसे अधिक क्रियाशील होता है, या इस तरह से दे दे कि अध्यापक सामने खड़े होकर वाचन कर रहे हैं, चीज को समझा रहे हैं, तो इसमें कौन सी शिक्षण विधि है, तो आप बता देंगे कि व्याख्यान विधि है। ठीक है, प्रश्न जब आएगा सामने तो आप तुरंत समझ जाएंगे। अगला है कहानी विधि। ये देखिए छोटी कक्षाओं के लिए होता है, जैसे आप जानते हैं कक्षा 1-2 के बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, और बच्चों में इससे कल्पना शक्ति का संचार होता है, क्योंकि जब आप कहानी बताते हैं तो बच्चे अमूर्त चीजों को सोचने लगते हैं। ठीक है, अब समझिए कि इसमें कहानी के चयन में भी बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है, कि कहानी जो होनी चाहिए वो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित होनी चाहिए। कहानी कैसी होनी चाहिए? पाठ्यक्रम से संबंधित होनी चाहिए, बच्चों के समझ में आनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, दैनिक जीवन से जोड़कर होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अगला है पाठ्य पुस्तक विधि। इसमें क्या होता है, इसमें भी अध्यापक ज्यादा सक्रिय होते हैं। कैसे? अध्यापक किताब के माध्यम से शिक्षण कर रहे हैं, कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए शिक्षण करते चले जा रहे हैं। ये आपकी हो गई पाठ्य पुस्तक विधि। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये मेरे नोट्स के पार्ट है। ठीक है, तो इनको मैंने यहां पर रख दिया है। अब देखिए आपका पहला है आगमन विधि। ठीक है दोस्तों, आगमन विधि का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप जानिए कि इसका प्रतिपादन किसने किया है। तो प्रतिपादन किया है अरस्तू ने, ये अभी आपको पीछे भी बताया जा चुका है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, आगमन मतलब आना, तो किधर आना? सूत्र की ओर आना, मतलब कोई एक विशिष्ट स्थिति या एक उदाहरण आपको दे दी गई है और वहां से आप सूत्र की ओर आ रहे हैं, मतलब सूत्र की ओर जो है चले आ रहे हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए देखिए न्यूटन थे, न्यूटन ने देखा कि सेब गिरा, ये एक उदाहरण हो गया और विशिष्ट स्थिति हो गई कि सेब नीचे आकर गिरा। उनके मन में उठा कि ये नीचे ही क्यों गिरा। उन्होंने क्या किया, इसकी खोज की और ये एक सूत्र की ओर पहुंचे। ठीक है, क्या कि जो सारी चीजें गिरती हैं वो कहां जाती हैं? नीचे ही आती हैं। क्यों आती हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो ये देखिए एक उदाहरण से वो किधर पहुंच गए? सूत्र की तरफ पहुंच गए। ठीक है, विशिष्ट उदाहरण था कि सेब नीचे गिरा, और ये किधर पहुंच गए? सामान्य की ओर पहुंच गए। उसका सामान्यीकरण हो गया कि जो भी चीजें गिरती हैं वो कहां जाती हैं? नीचे ही जाती हैं। ठीक है, अब ज्ञात क्या था कि सेब नीचे गिरता है, लेकिन ये नहीं ज्ञात था कि सारी चीजें नीचे गिरती हैं। तो ज्ञात से अब हम किधर आ गए? अज्ञात की ओर आ गए। पहले हम जो जानते थे उससे हमने एक सामान्यीकरण करके अज्ञात चीजों को भी जान लिया। ठीक है, अब देखिए सेब गिरा, ये तो सरल सरल चीज थी, लेकिन सारी चीजें नीचे ही गिरती थी, ये नहीं पता था, ये एक कठिन चीज थी। तो सरल से हम किधर आ गए? कठिन की ओर आ गए। ठीक है, अब देखिए ये किस विषयों के शिक्षण के लिए होता है? ये सरल विषयों के शिक्षण के लिए होता है, और छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे को ही आपने दिखाया, कोई चीज गिरा के दिखाई तो वो नीचे गिरी, फिर आपने कई सारी चीजें गिरा कर दिखाई तो आपने बताया कि बच्चों देखो जो भी चीज गिरती है वो कहां जाती है? नीचे की ओर ही जाती है। ठीक है, इसे ही कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल, स्थूल मतलब जो आपका मूर्त हो, और सूक्ष्म की ओर। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब जो आपको दिख रही है एक बड़ी चीज है और आप सूक्ष्मता की ओर आ गए कि अब एक आपको सूत्र मिल गया। ठीक है, ये आपका अगर कहीं आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर तो उसको भी आप उत्तर में लगा देंगे कि इसमें कौन सी विधि होगी? आगमन विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला है निगमन विधि। तो निगमन विधि में देखिए क्या होगा, आगमन विधि का विपरीत होगा। इसके भी प्रवर्तक कौन है? अरस्तु है। ये आगमन विधि के एकदम विपरीत होगी। इसमें क्या होगा, आपको नियम दिया रहेगा और उसके बाद आपको उदाहरण जो है निकालना रहेगा। उसका आपको नियम दे दिया जाएगा, जैसे कोई सूत्र आपको दे दिया गया, अब उससे सवाल को हल करना है और उत्तर निकालना है। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। आपका देखिए नियम सूत्र है, आपको ज्ञात है, लेकिन आपको उसका हल नहीं पता है, उत्तर क्या आएगा? तो आप जो है अब अज्ञात चीज से आप ज्ञात की ओर जा रहे हैं। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, आपने सूत्र का सामान्यीकरण पहले कर लिया है, अब उस सामान्यीकरण से जब आप किसी विशिष्ट उदाहरण की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? निगमन विधि। ये कठिन विषयों के शिक्षण हेतु होता है और उच्च स्तरीय कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये कठिन से सरल की ओर चलता है। ठीक है, जैसे पिछला था निगमन आगमन विधि, वो सरल से कठिन की ओर चला था, और ये कठिन से सरल की ओर चलता है। अब अगला है हमारा विश्लेषण विधि। ठीक है, विश्लेषण विधि में क्या होता है? विश्लेषण करना मतलब तोड़ना। आपको एक समस्या है बड़े रूप में दे दी गई, अब उसको तोड़ तोड़ करके अलग करना है। जैसे
आपको उत्तर प्रदेश का अध्ययन करने के लिए दिया गया, तो आपने क्या किया, इनको जिलों में तोड़ लिया, जिलों को मंडलों में तोड़ लिया, मंडलों को ब्लॉकों में तोड़ लिया। इसी तरह से कर करके देखिए, उत्तर प्रदेश, फिर मंडल, फिर क्या हुए, जिले हो गए, फिर जिलों में आपने ब्लॉक तोड़ लिया, ब्लॉक में गांव तोड़ लिया। इसी तरीके से आपने इसका क्या किया, विश्लेषण कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो छोटे छोटे रूपों में आपने तोड़ करके पढ़ा। तो कौन सा हो गया, इसमें कौन सी विधि हो गई, विश्लेषण विधि हो गई। ये किन विषयों के लिए होती है, ये भी कठिन विषयों के शिक्षण के लिए होती है, और जो भी कठिन विषय होंगे उच्च स्तरीय में पढ़ाए जाएंगे। देखिए, संगठित वस्तुओं को तथ्यों में तोड़कर बताना। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं थी, इसीलिए छोटे में ही मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। देखिए, अगला है संश्लेषण विधि, ठीक उसी का उल्टा। आपको कोई समस्या एकदम बड़े में दे दी गई, और आप क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे नीचे की ओर, एक सेंटर की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, केंद्रित करते हैं। देखिए, क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं, अलग अलग तथ्यों को एक करके बताते हैं। जैसे आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, एक गांव है, गांव से फिर जब गांव मिला तो क्या बना, गांव पूरा मिला तो एक ग्राम पंचायत बन गई, ब्लॉक बन गया, उसके बाद जिला बन गया। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों को संगठित करते हुए एक तरफ लेके जाते हैं, और एक केंद्र उत्तर प्रदेश की ओर लेकर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका संश्लेषण विधि हो जाएगी। ठीक, और ये विश्लेषण का एकदम विपरीत होता है, और इससे निम्न कक्षाओं में शिक्षण किया जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो संश्लेषण विधि है, ये उच्च कक्षा के लिए है या निम्न कक्षा के लिए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला आपका है अन्वेषण विधि, ये 68,500 की परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन है, ये है H.E. आर्मस्ट्रांग, और इसी को खोज विधि भी कहा जाता है। अन्वेषण का अर्थ ही होता है खोज करना। ठीक है, अब देखिए, यदि ग्रीक भाषा में देखें, इसका अर्थ होता है ह्यूरिस्टिक से बना है, और ह्यूरिस्टिक जो होता है उसका अर्थ होता है मैं खोजता हूं। ठीक है, और ये जो ह्यूरिस्टिक शब्द बना है, ये किससे आया, ह्यूरिस्को से, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है कि मैं खोजता हूं, और यही है ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे हम खेल विधि, खोज विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि, खोज विधि कहते हैं। अब देखिए, यही परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है, तो आप बता देंगे सीधे सीधे H.E. आर्मस्ट्रांग है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो है, यहां देखिए, शिक्षक परिस्थिति का निर्माण करता है। ठीक है, शिक्षक का कार्य क्या होता है, परिस्थिति का निर्माण करना। अब उसमें शिक्षक फिर गौण की भूमिका में निभाता है, और छात्र मुख्य भूमिका में आ जाता है। छात्र मुख्य भूमिका में होगा तो छात्र खोजी की भूमिका में होगा। ठीक है, जब छात्र खोजी की भूमिका में होगा तो ये देखिए, खोजी कौन हो सकता है, उच्च स्तरीय बच्चे जो होते हैं वही खोज करेंगे। ठीक है, तो उच्च स्तरीय कक्षाओं में शिक्षण होता है इससे, अन्वेषण विधि से। ठीक है, और ये अनुसंधान समस्या के समाधान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं, और इसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके प्रश्न कौन कौन से बन गए कि इस विधि के जन्मदाता कौन है, ये उच्च स्तरीय के लिए है या क्या, कैसे है, ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है, ये सारे प्रश्न आपके यहां से बन सकते हैं। चलिए, अगला है प्रयोजना विधि, ये आपकी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इसके जन्मदाता पूछे गए थे कि प्रयोजना विधि के प्रवर्तक कौन है, तो किलपैट्रिक है। ठीक है दोस्तों, इसमें किस पर बल दिया गया, क्रमिक रूप से सीखने पर बल दिया गया है। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे आप, प्रयोजना मतलब प्रोजेक्ट मेथड ही इसे कहा जाता है। बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और बच्चे उसी तरीके से उस पर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्रमिक रूप से सीखने पर इसमें बल दिया जाता है, इसको आप बिल्कुल समझ कर रखिएगा। अगला हमारा है खेल विधि। खेल विधि निम्न स्तरीय कक्षाओं के लिए, जानते हैं छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, खेल विधि से। ठीक है, और इसके जनक कौन है, काल्वेल कुक है। ठीक है, खेल खेल के माध्यम से सिखाना ही खेल विधि का उद्देश्य होता है। इसमें बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं, वस्तुओं का ज्ञान कर सकते हैं, रंग ज्ञान कर सकते हैं, आकार का ज्ञान कर सकते हैं, दूरी नापना सीख सकते हैं। ये सारी चीजें कैसे सीख सकते हैं, खेल विधि के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ये रहा जो है आज का आपका क्लास आपको कैसी लगी, और ये जो इसमें जानकारी दी गई है ये आपको कैसी लगी, ये जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आगे कंटिन्यू की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में आपकी बाकी की क्लासें चल रही हैं, इसमें केवल प्रश्नोत्तर आपका कराया जाएगा। यदि आपको पसंद आती है तो आगे और भी इसमें शिक्षण कार्य किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस क्लास को देखा सुना। तो दोस्तों बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर इसका प्रत्युत्तर आप जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।